कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसा हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लिखे आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि हिंदी विषय पे लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी विषय पे आ चुका। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर हिंदी विषय पे पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। ठीक है, तो पूरा अंक आपका 75 अंक रहेगा और समय आपके यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। ठीक है, फिर आपका तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवा। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी पे वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो आपका आता रीतिकाल, बा आता आपका आदिकाल, और सा आता भक्तिकाल, और दा आता आधुनिक काल। तो यहाँ पर हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा भक्तिकाल। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका आता दूसरा, गोपियों को ठीक है ज्ञान व योग की बातें लगती हैं मधुर, और बा आता नीरस, और सा आता कड़वी ककड़ी सी, और दा आता अग्नि के समान। तो यहाँ पर गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा कड़वी ककड़ी सी। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, कलम का जादूगर कहा जाता है स्वयं प्रकाश जी को, और बात आता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, और साथ मन्नू भंडारी को, और दाता रामरक्ष बिनुपुरी जी को। तो यहाँ पर कलम का जादूगर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा रामरक्ष बिनुपुरी जी को। फिर आपका आता चौथा, नेताजी के चश्मा पाठ की विधा है एकांकी, और बात आपका निबंध, साता व्यंग, दादा कहानी। तो यहाँ पर नेताजी के चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा हो जाएगा कहानी। फिर आपका आता पाँचवा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, परिभाषा किस आचार्य की है आचार्य जगन्नाथ, और बाता आचार्य मम्मट, और साता आचार्य विश्वनाथ, और दाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सर रहेगा आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। और फिर आपका आता छठवां, ठीक है, भोलेनाथ के पिता भक्त थे। तो यहाँ पर भोलेनाथ के जो पिता भक्त थे वो आपके यहाँ पर शिव जी के भक्त थे। ठीक है, शिव जी के आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अच्छे सही विकल्प याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, प्रश्न 2 आता आपका। ठीक है, प्रश्न 2 आप यहाँ पर देख लीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के यहाँ पर आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, सूरदास जी मुक्ता डॉट रस के कवि हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी मुक्ता बादशाह रस के कवि हैं, तो बादशाह आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर दूसरा आता गोपियाँ उद्भव को डॉट मानती हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्भव को ठीक है बड़भागी मानती हैं, तो बड़भागी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका तीसरा आता जीवनी गद्य की एक डॉट विधा है महत्वपूर्ण या गौण। तो यहाँ पर जीवनी गद्य की एक गौण विधा है, गौण आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका जो चौथा आता है, नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन डॉन्टो रस में होता है। तो यहाँ पर नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है श्रृंगार रस में। फिर आपका पाँचवा आता है, भोलेनाथ के पिता आटे की गोलियाँ डॉट को खिलाते थे। तो यहाँ भोलेनाथ के पिता आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलाते थे, मछलियों आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता है, चौपाई की प्रति चरण में डॉट मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर चौपाई की प्रति चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए स्टूडेंट, आपका जो यहाँ प्रश्न 3 है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न 3 आपका यहाँ पर आता सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता आपका यहाँ पर, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला आता गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराएगा अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो पहला आपका सत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका आता है, एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। तो यहाँ पर एक अंक वाली रचना ठीक है कहानी नहीं एकांकी कहलाती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका आता उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। तो उपन्यास में कई कथाओं का जो समावेश होता है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया तारकेश्वरी भोलेनाथ थे, तो आपका जो यहाँ पर रहेगा ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया तारकेश्वर ही भोलेनाथ थे, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य आपका इसका आंसर रहने वाला। फिर आपका आता है रामचरितमानस महाकाव्य, तो आपका ये सत्य रहने वाला है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया यहाँ पर त्रिभुवन में द्वंद्व समास है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा।
तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7वीं यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी बनाइए। आपके स्तंभ अ में दिए सही जोड़ी 6 नंबर की आती हैं सही जोड़ी। तो आपकी आत्मकथ्य को पहली आती है आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य को आपको जयशंकर प्रसाद से मैच करना है। और दूसरी आती है 3 वर्णों का मेल, तो इसको आपको यहाँ पर गढ़ से मैच करना है। फिर आपका आता है एकमात्र सारा के लिए मुहावरा है, तो इसको आपको अंधे की लाठी से मैच करना है। जो चौथी आती है अलंकार, अलंकार को आपको आभूषण से मैच करना है। 5वीं आती है कैप्टन चश्मे वाला, तो इसको आपको पृथ्वी पर चश्मा से मैच करना है। जो 6वीं आती है सना सना हाथ जोड़ी, तो इसको आपको यात्रा वृत्तांत से मैच करना है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। अब स्टूडेंट आपका प्रश्न 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है श्री कृष्ण का एक संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था। तो इसका आंसर आपका रहने वाला ठीक है उद्धव, उद्धव लेकर आया था। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। फिर आपका आता है सूर्य शरावली के कवि का क्या नाम है। तो यहाँ पर सूर्य शरावली के कवि का नाम है सूरदास। ठीक है, सूरदास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला दूसरी का। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी। तो यहाँ पर नेताजी की मूर्ति बनी थी संगमरमर से। ठीक है, संगमरमर आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला संगमरमर। ठीक है, फिर आपका आता है हिंदी। फिर स्टूडेंट आपका यहाँ पर चौथा आता है हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। तो इसका आंसर आपका कहानी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कहानी है। फिर आपका आता है प्रतिदिन में कौन सी समास है। तो प्रतिदिन में आपकी रहेगी अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास आपका इसका आंसर रहने वाला है अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 6 माता विपदा के समय भोलेनाथ किसकी शरण में जाता है। तो यहाँ पर विपदा के समय भोलेनाथ माँ की शरण में जाता है। ठीक है, माँ की शरण में। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। इस तरह से आपके जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 5 आता है प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं प्रवृत्ति लिखिए। इसका अथवा आता रीतिकाल को श्रृंगार क्यों कहा गया लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न दिया गया था। ठीक है, प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सामाजिक यथार्थ का चित्रण और सांप्रदायिकता का विरोध और जनभाषा का प्रयोग। ठीक है, ये आपकी विशेषताएं यहाँ पर हो जाती हैं। तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। ये आपका प्रश्न 5वें को तक कंप्लीट हो जाता है। जो इसका अथवा आता है ठीक है रीति का श्रृंगार क्यों कहा गया लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है सूरदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप स्टूडेंट देख लीजिए। ये आपकी सूरदास की रचना दी गई सूरसागर और आपकी सूर शरावली। ठीक है, आपकी 2 रचनाएं हैं। और साथ ही इनका भावपक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए, इनका भावपक्ष और कलापक्ष देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर सूरदास का काव्यगत परिचय कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद कर लेना है। अब चलिए जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया ठीक है गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 7वां आता है उद्भव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका रहने वाला है ठीक है उद्भव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है। कमल के पत्तों से जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। फिर आपका खा आता जल में पड़ी तेल की बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं। उद्भव भी इनके समान है, वे कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। ये आपका 7वें का आंसर हो जाता है कंप्लीट। और जो आपका यहाँ पर दिया गया था ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए गोपियों द्वारा उद्भव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष का भांति लगा। फिर आपका दूसरा रहेगा श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा। फिर आपका तीसरा पॉइंट, चौथा, 5वां पॉइंट। ठीक है, इस तरह से 5वें पॉइंट आपको याद कर लेने, 5 में से कोई 3 पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका अथवा वाला दिया गया है। लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषताएं बताई। इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके यहाँ पर चौपाई छंद की परिभाषा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए यह एक मात्रिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर एक चरण में 16 मात्रा होती हैं। चरण के आखिरी में जगण और तगण का आना वर्जित होता है। और इसका उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से आपका 9वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है। ठीक है, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है और खंडकाव्य में जीवन किसी एक पक्ष का वर्णन रहता है। महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है, खंडकाव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य में अनेक सर्गों में विभाजित होता है और खंडकाव्य एक ही सर्ग होता है। ठीक है, इस तरह से आपको 3 अंतर यहाँ से
से याद कर लेने हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 11वां प्रश्न जो 10वीं का जो अथवा वो देख लेते हैं। तो 10वीं का आपका अथवा आता है रस, ठीक है। 10वां रस किसे माना गया, उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 11वां आता है रिपोर्टाज किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रिपोर्टाज किसी घटना के यथातथ वर्णन को कहते हैं। रिपोर्टाज सामान्य रूप से, ठीक है, समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता की नहीं होती। रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। ये आपका 11वीं का आंसर हो जाता है। और जो इसका अथवा दिया गया हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम, उनकी रचनाएं लिखी। तो इसका आंसर खुद कर लेना आपको। फिर आपका आता आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आत्मकथा और जीवनी में अंतर, ठीक है। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। इसका दूसरा पॉइंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका इसका जो अथवा दिया गया है, ठीक है, कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है 13वां मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मन्नू भंडारी की आपकी 2 रचना रहेंगी, आपका बंटी और मैं हार चुकी, ठीक है। और इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, इनकी भाषा आप यहाँ पढ़ सकते हैं और शैली आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर आंसर है वो हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, 13वें प्रश्न का। अब चलिए, जो इसका आपका यहाँ पर अथवा वाला दिया गया था, स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर खुद करना है आपको। फिर आपका आता भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ये आपका 14वें प्रश्न, ठीक है, 14वें प्रश्न का आंसर रहेगा। जो आपका यहाँ पर दिया गया, सेनानी न होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, कहते थे, ठीक है। इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका आता अर्थ के आधार वाक्य के भेद लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विसंवादीवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया 16वां, ठीक है, वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कर लीजिए। इसको आपको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना, और जो यह आपका विद्यालय है, इसको आपको निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। फिर आपका अथवा आता है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। आग का तारा होना, आग में घी डालना, इनका आपको अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखना है। फिर 17वां आता माता कांचा शीर्षक की उपयोगिता बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका माता कांचा शीर्षक की उपयोगिता, तो पूरा आपको याद कर लेना, ठीक है। हम आपको स्क्रीन में दिखाना, पूरा आंसर है आपका, तो इसे याद कर लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर जो दिया गया अथवा बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता 18वां निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर दिया उधर तुम अति बड़वागी, ठीक है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसकी जो संदर्भ रहेगा तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका संदर्भ रहने वाला प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ पद से लिया गया। इसके रचयिता सूरदास हैं। इसका प्रसंग आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रसंग यहाँ पर दिया गया है। और इनका भावार्थ भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका भावार्थ है, ठीक है। पूरा आप यहाँ पर एक साथ देख लीजिए, जिससे, ठीक है, आप यहाँ पर पहले तो इतना देख लीजिए, क्योंकि एक साथ आप अच्छी तरह से नहीं देख पाएंगे। पहले आप इतना देख लीजिए, इतना देखने के बाद फिर आप इतना और देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जो इसका अथवा का आंसर खुद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 19वां, जो कि आपका गद्यांश आता है। तो इसकी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तभी हालदार साहब, इसका जो संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो संदर्भ आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश पाठ पुस्तक क्षितिज से ली गई। पाठ में कैप्टन की देशभक्ति का सुंदर चित्रण किया है। प्रसंग आप यहाँ पर देख लीजिए और व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिया वो, ठीक, संदर्भ प्रसंग और ये आपकी पूरी व्याख्या है, ठीक है। एक साथ आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपको 19वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 20वां आता है, मेरे जीवन के लक्ष्य पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, और अथवा आता है विज्ञापन लेखन से क्या आशा है। तो इनका जो आंसर है वो आपको हम बता देंगे। और फिर आपका 21वां आता है, जिसका आपका यहाँ पर आपठित काव्यांश दिया गया है। तो इस आपठित काव्यांश के 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्नों को तो आपको इसी में मिल जाएंगे। और अगर आपसे काव्यांश नहीं बनता तो आपका गद्यांश आता है,
जो कि बहुत ही सरल रहता है। इसके 3 प्रश्न दिए, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्दान से मिल जाएंगे। फिर 22वां प्रश्न आता है 23वां। तो इस तरह से आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके 4 नंबर के जो हमने यानी जिस प्रश्न का सॉल्यूशन हमने नहीं कराया, उन सभी प्रश्न का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।